हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट किस लिए शुरू किया है? अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको हम कम कर सकें। क्यों कम करना है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें, हमें परेशानियां झेलने को मिल रही हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ ह्यूमन लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है। तो जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सब भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम लेकर आती है, कोई ना कोई तरीके ढूंढ रही है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये स्कीम लेकर आया है जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने की। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो हम लेकर आए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ अभी महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए इसका जो हम सब्स्टिट्यूट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नो डाउट व्हीकल्स एक टाइम आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा है, बट लॉन्ग रन में यही सस्टेनेबल भी होगा, ये हमारे प्लानट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अब कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाया जाए, बट इसके लिए काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो भी हमारी कंट्री लैक करती है। बट स्टिल जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो सके। देखते हैं काम कैसे करता है। एक तरह से फ्यूल जनरेट होता है। जो फ्यूल कैसे जनरेट होता है? जो इसमें फ्यूल डाला जाता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, एंड ये होता है रिएक्शन बाय हाइड्रोजन एंड गैस। यहाँ पर ये फ्यूल पॉइंट होता है, नीचे इसके हाइड्रोजन टैंक्स होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस होती है, बैटरी इसके अंदर डाली जाती है, सेफ गार्ड्स होते हैं ताकि कई बार लीकेज हो सकती है तो उसको प्रिवेंशन का भी मेजर यहाँ पर किया गया है। पावर कंट्रोल यूनिट भी है एंड इलेक्ट्रिक मोटर भी इसमें डाला गया है एंड फ्यूल सेल स्टैक भी इसके अंदर डाला गया है। तो ये नया मॉडल है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब पायलट प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट इसको इनिशिएट किया गया है जो टोयोटा के मेजर हेड हैं, दैट इज़ किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, शुरू किया है, एंड ये वर्क करेंगे साथ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज़ ICAT के साथ ये काम करेंगे। और जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है, क्या काम करता है? बेसिकली स्टडी करता है कि कैसे जो वर्ल्ड का एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो काम कैसे करता है एंड कैसे इसमें वर्किंग किया जाता है, जिसको कहा जाता है टोयोटा मिराई। एंड इसी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टडी करेगा इम्पैक्ट की कैसे, अगर इंडियन रोड्स कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब इंडियन रोड्स का टेम्परेचर सेंसिटिव भी है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो सारा क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी स्टडी करना पड़ता है अगर हम रोड पे कोई व्हीकल निकाल रहे हैं। तो इसी को टोयोटा मिराई करके उन्होंने बोला है, अपनी कार का नाम दिया गया है। अभी इसकी बेसिकली सर्विंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे काम करेगा, कैसे इसकी यूज़फुलनेस हो सकती है। एंड इससे ये भी काम होगा, एक तरह से अवेयरनेस आएगी लोगों में हाइड्रोजन के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर स्प्रेड होगी ताकि सपोर्ट किया जाए हाइड्रोजन बेस्ड इकोसिस्टम को, ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो सस्टेनेबल हो सके। तो हम क्लाइमेट के साथ साथ पोल्यूशन का भी ध्यान दे रहे हैं। तो टोयोटा मिराई के बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च 2014 में किया गया था एंड ये वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल था। जो वर्ड मिराई है इसको जापानीज में बोलते हैं मीन्स फ्यूचर, एंड ये हाइड्रोजन पावर फ्यूल बैटरी से पावर किया गया है, इसके अंदर डाला गया है, एंड ये हमारा फ्यूचर होने वाला है। अब हमारा जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही डिपेंडेंट होने वाला है। इसकी जो रेंज है दैट इज़ अप टू 650 किलोमीटर। एक चार्ज में अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज कर लोगे तो आपका 650 किलोमीटर ये आराम से ट्रैवल कर पाएगा। एंड इसका जो शॉर्ट रिफ्यूलिंग टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट का है, तो आपको हर 5 मिनट बाद इसमें रिफ्यूल डालना पड़ेगा। लेकिन जो पावर बैटरी बैकअप है दैट इज़ 650 किलोमीटर। तो ये था टोयोटा मिराई के बारे में। अब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखते हैं। जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है ये चलते हैं हाइड्रोजन से, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड इनके पास ज़ीरो टेल पाइप एमिशंस होता है। एंड इसीलिए इसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन कर रहे हैं क्योंकि ये ज़ीरो एमिशन सोल्यूशन
प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन है एक तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है जहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम वो प्रोसेस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है ये डीकार्बनाइज भी करेगी। जैसे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, कितनी ज़्यादा मात्रा में एमिशंस हो रहा है, तो उसको भी ये कम कर देगा। तो इसलिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से हाइड्रोजन ग्रीन पोटेंशियल है जो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल का जो इंडिया का टारगेट है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, इसको भी सस्टेन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट डे लाइट सेविंग टाइम। जो डे लाइट सेविंग टाइम है जिसको हम बोलते हैं समर टाइम, इन कुछ कंट्रीज़ में इसको समर टाइम बोलते हैं। ये एक तरह से ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर हम एनर्जी को बचाते हैं। एंड इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं डे लाइट सेविंग में अपनी जो क्लॉक्स हैं उनको रीसेट कर देते हैं। स्प्रिंग में आगे कर देते हैं 1 घंटे से, एंड बाद में किसी दूसरे सीज़न में विंटर्स में 1 घंटे से पीछे कर देते हैं। तो इससे क्या करते हैं, हम अपनी बिजली को बचाते हैं और एनर्जी को सस्टेनेबल बना रहे हैं। एक तरह से प्रैक्टिस होती है जहाँ पर हम क्लॉक्स को 1 घंटे से आगे कर देते हैं स्प्रिंग के टाइम पे, एंड ऑटम के टाइम पर इसको 1 घंटा पीछे कर देते हैं। एंड कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है जहाँ पर साल में 2 बार टाइमिंग्स चेंज किए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर साल में 2 बार टाइमिंग्स चेंज किए जाते हैं। पर्पस देखते हैं इसका, क्योंकि क्या होता है जो समर है जो सन जल्दी उगता है और सेट लेट होता है, लेट से छिपता है, इसलिए हमारे पास दिन की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम गर्मियों की अपनी क्लॉज को 1 घंटे से बढ़ा देंगे, 1 घंटे से आगे कर देंगे टाइम, तो हमारे पास जो गर्मियों का जो सन की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, वो यूज़ करने के लिए 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और 1 घंटे का इम्पैक्ट बहुत मेजर होता है। अगर हम टाइमिंग 1 घंटा आगे कर रहे हैं तो हमारा जो डे है वो भी 1 घंटा पहले शुरू होगा, एंड जो हमारे डेली के काम है, ऑफिस वर्क है, वो भी 1 घंटा पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारी एनर्जी भी बच गई। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इवनिंग डे टाइम है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा और जो डे लाइट्स की एक्टिविटीज़ होती है वो यूज़ होंगी। तो इसका मतलब जो हमारा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो जाएगा। और ऑटम में जो ड्यूरेशन है डे लाइट्स की वो कम हो जाती है क्योंकि सन उस टाइम पे साउथ की तरफ चला जाता है, तो इंडिया में दूर हो जाता है इंडिया से, तो यहाँ पर दिन में रोशनी कम रहती है और हमारी रात लंबी होने लग जाती है। तो इसलिए क्लॉक्स को पीछे 1 घंटा पीछे सेट कर दिया जाता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है वो एडजस्ट किया जा सके। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो टाइम है उसको बचाया जा सके और जो हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी सेव हो सके। अब देखते हैं कौन से कंट्रीज़ फॉलो करती है डे लाइट सेविंग टाइम। ये 70 कंट्रीज़ फॉलो करती हैं जो हर साल में 2 बार अपना टाइम बदलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 स्टेट्स को छोड़कर सभी स्टेट्स अपना जो टाइम है वो साल में 2 बार चेंज कर रही है। यूरोपियन यूनियन में स्टेट्स और जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी डे लाइट सेविंग टाइम फॉलो करती हैं। अगर हम यूरोप के बाहर बात करें तो वहाँ पर आता है मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, हयाती, अर्जेंटीना, पैराग्वे, क्यूबा, लेवांट, न्यूजीलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हयाती, इसमें भी डे लाइट सेविंग चेंज हो जाता है। तो ये आएगा दैट आर द कंट्रीज दैट फॉलो डे लाइट सेविंग टाइम। यूएस में लेजिस्लेशन देखते हैं। 15 मार्च को जो यूएस सेनेट है उन्होंने एक लॉ पास किया है जिसका नाम है सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर बेसिकली किस लिए लॉ पास किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हमारा डे लाइट सेविंग टाइम है आप इसको परमानेंट कर दो। तो इसलिए परमानेंट कर देंगे तो आप जो साल में 2 बार क्लॉक चेंज करते हो वो आपको करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये लॉ पास हो गया, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके बाद प्रेसिडेंट जो बिडेन है, अगर उन्होंने इसको पास कर दिया तो ये नवंबर 23 से इफेक्ट में आ जाएगा। एंड जो प्रैक्टिस है कि हमारी जो क्लॉक को 1 घंटा पीछे करने की ऑटम सीजन में दैट इज़ नवंबर में वो बंद हो जाएगा, और जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो इफेक्ट रहेगा थ्रू आउट द ईयर की। एक टाइम सेट रहेगा वही पूरी कंट्री में फिर रहेगा। जैसे इंडिया में हमारी क्लॉक्स को हमें बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता, मौसम्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, तो एक ही हम क्लॉक टाइम
लेते हैं। तो वैसे ही यूएस में भी बात किया जा रहा है कि एक ही टाइम कर दो, क्या आप बार बार हर कुछ महीने बाद अपना टाइम चेंज कर रहे हो, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट इज अबाउट यूक्रेन इन यूरोपियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जो यूक्रेन है उसको लिंक कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कॉन्टिनेंटल यूरोप में। इससे क्या होगा, अब यूक्रेन का वॉर चल रहा था रशिया से, तो रशिया और यूक्रेन में काफ़ी वॉर हुआ है, काफ़ी दिनों तक चला है, जिसमें जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए अगर जो यूक्रेन है, यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अब जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करें, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा नेशन है जिसके पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जितनी रशिया के पास है। स्टिल जो यूक्रेन है उसने इतनी देर तक लड़ाई की और अपना अस्तित्व बचाया। तो लेकिन अब क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है कि यूक्रेन को सपोर्ट दिया जा रहा है दूसरी कंट्रीज से, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और बोल रही है कि अब उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का पार्ट बना लेते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इस अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो यूरोपियन नेटवर्क है, ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं यूक्रेन एंड मोल्डोवा के, वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पावर सिस्टम की ओर। एंड ये अभी ट्रायल बेसिस पर किया जाएगा, अगर ट्रायल सही रहता है तब इसको परमानेंटली किया जाएगा। और जो प्रिपरेशन है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की, ये 2014 से चल रही है, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। बट अभी रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, तो यूक्रेन ने अपनी कंट्री में इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाली है ताकि इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। जो 2014 से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आप उसको स्पीडली देखो ताकि इसके ट्रायल्स हम इमीडिएटली शुरू कर सकें। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मांग की है यूक्रेन ने, तो इसी वजह से इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंटल ग्रिड की, वो स्ट्रेच होती हैं पोर्टुगल से पोलैंड तक, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी यूक्रेन को भी सप्लाई करते हैं इमरजेंसी के टाइम में। इससे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम्स की यूक्रेन में, मोल्डोवा की, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जो यूक्रेन है वो बंद कर सकता है अपनी जो अभी जो करंटली जो उसका सिस्टम चल रहा है, पावर सिस्टम, वो है डिपेंडेंट कोल के ऊपर, तो उसको बंद कर सकता है ताकि अपना जो फ्यूल है वो बाकी आगे अगर फ्यूचर में वॉर होता है तो उसके केस के लिए बचा के रख ले। तो बेसिकली फ्यूचर वॉर टाइम के लिए बचाने के लिए कोल का यूज़ किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, इसीलिए वो अब यूरोपियन के ऊपर डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं ताकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बाहर से ही आ जाए। अगर ये कनेक्शन हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट हो रही है, जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट ENTSO-E। ये बेसिकली यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर्स है, जो रिप्रेजेंट करता है 39 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट सिस्टम ऑपरेटर्स, ये 35 कंट्रीज़ का है। इसके जो मेंबर्स हैं वो यूरोपियन भी हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, और उसकी कुछ दूसरी स्टेट्स भी हैं जो नॉन यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, एंड ये बेसिकली ऑपरेट करता है एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो एक तरह से ये इंटर कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है पूरे वर्ल्ड का। इसको इस्टेब्लिश किया था 2009 से, एंड यहाँ पर लीगल मैंडेट्स दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जहाँ पर हम थर्ड पैकेज की बात करते हैं फॉर इंटरनल एनर्जी मार्केट, जहाँ पर हम गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स को लिबरलाइज करने की भी बात कर रहे हैं, प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर जो टैक्सेशन कस्टम ड्यूटीज़ है वो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं ताकि इनका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ सके। डिपेंडेंस ऑन रशिया, अभी जो यूक्रेन एंड मोल्डोवा है वो पहले इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम के पार्ट थे, जहाँ पर रशिया एंड बेलारूस भी इंक्लूडेड थे, इसीलिए वजह से ये डिपेंड हो गए थे रशिया के ग्रिड ऑपरेटर पर। लेकिन अब जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, तो अभी ये मांग की जा रही है कि यूक्रेन अपना पावर ग्रिड यूरोपियन यूनियन से ले, ना कि रशिया से। तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की बात की जा रही है। एंड जब से वॉर हुआ है काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ आई हैं, इवन रशिया को भी काफ़ी जो क्रिटिसिज्म है वो फेस करना पड़ा है, क्योंकि रशिया के जो रिलेशन थे वेस्टर्न वर्ल्ड से वो थोड़े बैक एंड पर जाते नज़र आ रहे हैं, और यूक्रेन के जो रिलेशन है वो दूसरी कंट्री से सुधरते नज़र आ रहे हैं। तो ये वॉर है, एक कंट्री सपोर्ट करती है दूसरी नहीं करती, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम एंड दिस विल ऑलवेज कंटिन्यू। सो यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो हम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। तो अगर आपको कोई डाउट है आप हमें info@officerbta पर मेल करके बता सकते हो, एंड हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर UPSC प्रिपरेशन।
So that was all about today's session. I hope you like it. So don't forget to like, share and subscribe to our channel. So thank you and all the best.